आकर के इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट्स इट। तो पहली बात आप ये समझ लें कि साक्षात्कार आपको कितना नॉलेज है इसका क्राइटेरिया नहीं, साक्षात्कार आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ना, आप सुटेबल है कि नहीं है एज अ सिविल सर्वेंट, एज एन ऑफिसर, आप उस पोस्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं, उसको लेकर के वो अपना एक परसेप्शन बनाते हैं। उसको बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य सही आंसर पता हो ये नहीं, आप उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, इन चीजों को जानना उनका उद्देश्य होता है। समझ रहे हैं? तो इंटरव्यू को लेकर के कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि अगर आप इंटरव्यू में गए हैं और आपने सारे प्रश्न में से 10 प्रश्न पूछे गए, उसमें से आपने 5 प्रश्न में सॉरी बोल दिया तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे सॉरी बोला, आपका आत्मविश्वास उसमें झलक रहा था। इसीलिए आप गौर करेंगे कि जब हम किसी दिन बहुत नए कपड़े पहने होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, हेयर कट वगैरह प्रॉपर रहता है, सारी चीजें अच्छी होती हैं, हम पढ़े हुए होते हैं, तो हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब हमारा अटायर बहुत अच्छा होता है, जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो बहुत अच्छा होता है, वी फील वेरी कॉन्फिडेंट। हमें लगता है आज तो हम किसी को कुछ भी बोलेंगे, सामने वाला मान लेंगे। ऐसा होता है ना? आप कभी नए कपड़े पहनते होंगे तो आपको बहुत अंदर से एक उत्साह लगता होगा, कॉन्फिडेंट फील होता होगा। आप जिस तरीके का हेयर कट, जिस तरीके का बियर्ड रखना चाहते हैं, जिस तरीके की पर्सनैलिटी कैरी करना चाहते हैं, जब आप उस तरीके से होते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। जब आप एग्जाम देने जाने वाले होते हैं और आप बहुत पढ़े हुए होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, एंड दैट्स इट। सो इंटरव्यू इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और आप जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे आपकी पर्सनैलिटी उतनी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देगी, और पर्सनैलिटी को पॉजिटिव दिखाने का ही पूरा खेल है इंटरव्यू। और इसके बाद बाकी सारी चीजें बेस्ड ऑन डिस्क्रेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि कोई किसी को भाग्या तो ले यार 150 में 140 है, और कोई कितना भी आंसर नहीं यार ये मजा नहीं आया तो 90, 95, 80, 83 ऐसा भी होता है। ठीक, तो आज से और आप एग्जाम तक, इंटरव्यू देने तक, क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन दिया गया है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक, कौन कौन से कॉर्नर है जिनको कम समय में हिट करके हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और बेहतर इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। देखें, जैसे अगर हम साक्षात्कार की बात करते हैं, है ना, पीएससी इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है ना। साक्षात्कार में अगर मैं आपको मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो मुख्य रूप से साक्षात्कार जो है आपका, उसमें आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण, और ये है आपका ए, बी और सी। ए स्टैंड फॉर योर अपीयरेंस, आप कैसे अपीयर हो रहे हैं। ठीक, बी स्टैंड फॉर योर बायोडेटा, जो आपको बायोडेटा फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा, एंड सी स्टैंड फॉर अदर करंट अफेयर्स, कल्चरल एक्टिविटीज। मेरी बात समझो? सो यू हैव टू प्रिपेयर योर एबीसी, वेयर ए स्टैंड फॉर योर अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस आपकी प्रस्तुति कैसी है, इस पर आपको वर्क करना है। बी स्टैंड फॉर बायोडेटा, जो आप बायोडेटा भरेंगे, आप याद रखें कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपने पूरे कागज में लिख करके दी हुई है, अपने बारे में पूरी जानकारी अपने कागज में, जो आपको प्रोफार्मा मिलेगा उस प्रोफार्मा में आप भर करके देंगे। ठीक, एंड सी स्टैंड फॉर करंट अफेयर्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। करंट अफेयर्स मतलब जो समसामयिकी घटनाएं हैं उनकी जानकारी, और कल्चरल एक्टिविटीज या पॉपुलर एक्टिविटीज अगर हम इसको देखें तो इसमें जो आपकी हॉबीज वगैरह आती हैं वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो ये 3 चीजों पर अगर हम वर्कआउट करें, बस इंटरव्यू इतना ही। जैसे सबसे पहले अगर हम
अपीयरेंस पर आते हैं मान लो, है ना। तो अपीयरेंस, जब आप कहीं पर अपीयर होते हैं तो सबसे पहली जो शो होने वाली चीज है वो है आपका अटायर, आपने क्या पहना है, समझ रहे। तो इंटरव्यू जब आप जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पर आपका अटायर, आपका कपड़ा बहुत मायने रखता है। आप क्योंकि पीएससी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑफिसर क्लास 2 क्लास 3 ऑफिसर्स के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपका अटायर भी ऑफिसर क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे आप ऑलमोस्ट देखते होंगे ऑफिसर्स को, तो मोस्टली आपको या तो फॉर्मल्स में मिलते होंगे या ब्लेजर्स में मिलते होंगे, है ना, सूट में मिलते होंगे, या अगर महिलाओं को देखेंगे तो या तो साड़ी में मिलेंगे या सूट में मिलेंगे। तो उसी तरीके का आपका भी अटायर होना चाहिए, है ना। अपीयरेंस जो है वो शुरुआत होता है आपके कपड़े से, ठीक, उसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे वन बाय वन। इसके बाद जब कपड़े का सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद अपन चलते हैं कहां पर, जब आप बोर्ड के सामने प्रस्तुत होंगे, है ना, बोर्ड के सामने जब जाते हैं। अच्छा, बोर्ड के सामने जब अपन जाते हैं तो बहुत सारे भ्रांतियां दिमाग में भरी हुई रहती हैं। एक अंदर से डर महसूस होता है कि क्या करेंगे, अंदर के लोग कैसे होंगे, खा थोड़ी जाएंगे, है। और इस डर में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, ठीक। जब आप मॉक देंगे तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको एंट्री करना है, कैसे आपको ग्रीट करना है, कैसे आपको बैठना है, बैठने के बाद आपका पोजीशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बैठना है, और आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें भी आप जब अभी मॉक इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो इसमें दो ही चीजें हैं, एक अटायर है और एक आपका जो अपीयरेंस है, जो आप अंदर आते हैं उसको अभी थोड़ी देर बाद में बताता हूं। एक चीज आप याद रखिए कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा, 80% क्वेश्चन आपके बायोडेटा से ही रेज होगा। जो आपने अपना फॉर्म भर करके जमा किया है, उसी फॉर्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रेज होगा, बायोडेटा फॉर्म से, जो आपने बायोडेटा भर करके दिया। जैसे आप देखो, ये एक जो आपको मिलेगा अभी, वो इसका प्रोफार्मा मेरे पास में। जैसे अब बायोडेटा अगर देखेंगे तो बायोडेटा में सबसे पहले जो एक तो सामने आपका जीवन वृत्त लिखा रहता है वो, और एक अंदर के पेज में साक्षात्कार के समय के उपयोग हेतु, है ना, फॉर यूज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपके इस प्रोफार्मा में यही नीचे लिखा गया। अब आप जब देखते हैं कि साक्षात्कार के समय के उपयोग हेतु, तो उसमें सबसे पहला है साक्षात्कार का दिनांक, है ना। सबसे पहले आपका साक्षात्कार का दिनांक, जैसे सपोज करें कि किसी का इंटरव्यू 29 अगस्त को है, 29 अगस्त, ठीक। तो अगर किसी का इंटरव्यू 29 अगस्त को है तो सबसे पहला उसको पता होना चाहिए कि 29 अगस्त की क्या खास बात है। 29 अगस्त पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस है, भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद। पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस होने के कारण हम उसको सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, स्टैटिस्टिकल डे के रूप में मनाते हैं, ठीक। और पीसी महालनोबिस ने हमारी पंचवर्षीय योजना जो थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका मॉडल भी प्रस्तुत किया। तो ये जो भी आपका साक्षात्कार का दिनांक है, उस दिनांक से जुड़ी कोई खास बात, कोई खास दिवस या कोई खास पर्सनैलिटी है तो आप जरूर उसको पढ़ेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे। सबसे पहले आप एक कॉपी बनाइए या डायरी बनाइए। जैसे हम मेंस प्री में प्रॉपर नोट्स बनाए, वैसे आप एक प्रॉपर डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए और स्टार्ट कीजिए सबसे पहले पॉइंट से। दूसरे बात, आवेदक के हस्ताक्षर है, उसको तो छोड़ दें हस्ताक्षर को। विज्ञापन क्रमांक, आवेदित पद का नाम, तो जैसे आप लिखेंगे राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2022 में आवेदित समस्त पद आप लिखेंगे। तो एक, जैसे आप पद के बारे में जाएंगे तो प्रेफरेंस ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, जैसे सबसे टॉप में कौन सा होगा, आपने कौन सा प्रेफरेंस सेट किया है, आपने जैसा प्रेफरेंस सेट किया है उस प्रेफरेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मोस्टली लोग डिप्टी कलेक्टर को पहले रखते हैं, कुछ अगर ऐसे हो गए कि भाई डीएसपी को पहले रख दिए, मान लीजिए कोई कि डीएसपी हमारा पहले होगा उसके बाद डिप्टी, जिसको डीएसपी ही बनना है, ठीक। तो ऐसा अगर कुछ भी आपने रखा हुआ है तो उससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न वहां पर बनता है, तो उसको भी अपने को याद रखना है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आता है आवेदक का नाम, अंग्रेजी और हिंदी में। आपका नाम, अगर आपका नाम
जो भी है उस नाम का अर्थ, उस नाम से जुड़े हुए अर्थ का पर्यायवाची जो सिनोनिम्स है, इसके साथ साथ उससे जुड़ा हुआ कोई प्रसिद्ध हस्ती अगर है, ठीक, उसके बारे में भी आपको याद रखना है, उसके बारे में भी आपको तैयार करना है। सही बात। जैसे मान लीजिए किसी का नाम विवेकानंद, ठीक, तो विवेकानंद का अर्थ क्या है? विवेकानंद मतलब आपके नाम से जुड़ी जो प्रमुख हस्ती है वो कौन है? फिर विवेकानंद जी के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। शिकागो सम्मेलन के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये नाम हो गए। इसके अलावा जैसे उसके बाद पिताजी का नाम आएगा, पिता या पति का, तो उस नाम से भी जुड़ा हुआ अगर कोई जुड़े हुए कोई फेमस पर्सनालिटी है, उस नाम का कोई अर्थ है, तो उसको भी आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है, प्रॉपर नोट्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक। जैसे मान लो किसी के पति या पिता का नाम जैसे सर्वानंद, तो सर्वानंद कौन था, कहां के अभी आप हाल फिलहाल के वेब सीरीज में कहीं सुने थे? सुने हो क्या? हाँ, तो पता होना चाहिए, मतलब ऐसा है ना। इसके बाद आता है जन्म दिनांक, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर डेट ऑफ बर्थ जो आता है। सपोज करें डेट ऑफ बर्थ जब आता है तो डेट ऑफ बर्थ में दो प्रमुख चीजों पर फोकस करना है। एक डेट, मतलब डेट विथ मंथ, और एक ईयर पर, माह के साथ तारीख, और एक आपका वर्ष पर। जैसे सपोज करें कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1992, तो 15 अगस्त की तारीख इंपॉर्टेंट, या किसी का डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 1992 है, तो 25 जनवरी की तारीख और मंथ इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इस वजह से हम उसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये पता होना चाहिए। तो एक सेक्शन मंथ विथ डेट, है ना, और सेकंड सेक्शन में ईयर जो दिया गया है। सपोज करें मैंने किसी को 25 जनवरी 1992 बोला, यही 25 जनवरी 1993 होता मान लीजिए, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है 1993 की प्रमुख घटना क्या है, या वर्ष 1993 को भारत में किस रूप में याद किया जाना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि वर्ष 1993 भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस दौरान भारत में जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण किया गया, और सत्ता को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन किया गया, और 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों की स्थापना की गई, इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दो सेक्शन में पढ़ करके इसको करना है, डेट विथ मंथ एंड द ईयर, ठीक है। उस ईयर की खास बातें क्या है, जैसे 1991 में अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो 1991 अगर किसी का ईयर आता है, इसका मतलब उस साल हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की सारी चीजें होनी चाहिए। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 24 अक्टूबर है, जिसको पता होना चाहिए कि यूएनओ की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को याद करना है। उसके बाद अगला आता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, है ना, स्टेट, जो भी है। तो जब यहां पर आप पहुंच रहे हैं, इसका मतलब जहां पर आपने जन्म लिया, तो अपने जन्म स्थान के बारे में जो भी आपका जिला है, उस जिले से जुड़ी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसकी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, है ना, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है ना, कौन कौन से नदियां हैं, है ना, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तमाम चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है वहां के, वहां का कल्चर क्या है, वहां कौन सी जनजाति रहती है, ठीक है ना, एससी परसेंटेज वहां का कितना है, एसटी परसेंटेज वहां का कितना है, ओबीसी परसेंटेज कितना है, ठीक। उस जिले के बारे में आपको सारी खास बातें, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो पता होना चाहिए, इतिहास उस जिले का पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? सपोज करें कि कोई नए नवनिर्मित जिले से आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई शक्ति से आ रहा है, या कोई आपका दूसरे जिला से आ रहा है ना, मानपुर मोहला जिले से आ रहा है, तो उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्यों स्थापित किया गया, और उसको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई नया जिला बनता है तो क्यों बनाया जाता है। भाई नया जिला अगर बनाया जाता है तो क्यों बनाया जा रहा है? तो एक तरफ तो वो कह सकते हैं कि भाई नया नया जिला बनाया जाएगा तो हर जिले में कलेक्टर बैठेगा, हर जिले में एसपी बैठेगा, है ना, तो नया जिला बनेगा तो इससे राजस्व खर्च जो है वो बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो आपके तर्क क्या होना चाहिए, है ना, क्यों नए जिले बनाए जाने चाहिए? तो नया जिला बनाया जाना प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब भी नया जिला बनेगा तो नो डाउट उससे वहां पर अधिकारी, है ना, इनकी जब पद नियुक्ति होगी तो नो डाउट राजस्व खर्च जो है थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ जब नया जिला बनेगा तो रोजगार की नई संभावनाएं आएगी, प्रशासनिक कसावट आएगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, है कि नहीं भाई? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सब कारण उसमें आपको पता होना चाहिए अगर कोई नया तहसील है। उसके बाद अगर कोई मान लीजिए, जैसे अगला 10वां पॉइंट कहता है कि अगर कोई छत्तीसगढ़ की अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से है तो बताएं। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आ रहे हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से आ रहे हैं, अगर जनजातीय समुदाय से आ रहे हैं, तो आपको अपने जनजातीय समुदाय के, जनजाति में कौन सी जनजाति है, उस जनजाति की पूरी विशेषता, उसके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी से आ रहे हैं, अगर मान लीजिए आप ओबीसी से आ रहे हैं, तो ओबीसी से आ रहे हैं तो आपको इंदिरा साहनीवाद बिल्कुल आना चाहिए। आरक्षण, क्योंकि आप रिजर्व कैटेगरी से, तो आरक्षण के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आरक्षण में वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, क्या दोनों को एक साथ दिया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आरक्षण को लेकर के आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आता है आपका शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का। तो इसमें दो चीजों पर फोकस करना है। एजुकेशनल जो आपका इंफॉर्मेशन है, इसमें दो चीजों पर फोकस करना है। एक, आपके स्कूल कॉलेज का नाम, और दूसरा आपने जो पीजी या जो यूजी में जो कोर्स किया है, जो आपके सब्जेक्ट में है, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट या जो चीजें नहीं है, उस पर फोकस करना है। मेरी बात समझे? फर्स्ट हमारा फोकस होना चाहिए किसमें? स्कूल कॉलेज के नाम पर। जैसे मान लीजिए आप में से कोई इंजीनियर है ना, और आपने CSVTU से किया है, स्वामी विवेकानंद से, ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपने मान लीजिए बीटेक किया है, तो आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद के बारे में। सर सपोज करें किसी ने शंकरा से पढ़ा, तो शंकराचार्य कौन थे, उनका सिद्धांत क्या था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, आपको गुरु घासीदास के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सपोज करें कि आप अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से, बिलासपुर यूनिवर्सिटी से अगर आप स्नातकोत्तर है या स्नातक है, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि उनका कितना कार्यकाल रहे, कब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, और परमाणु परीक्षण जो किया उन्होंने, ठीक, ये तमाम चीजें आपकी उस पर तैयार होनी चाहिए। सेकंड आता है जो आपका नाम के अलावा जो आपने कोर्स किया है, जिससे डायरेक्ट रिलेट करके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करें कि आपने साइंस ग्रेजुएट है, या आप इंजीनियर है, या मेडिकल से हैं, तो आपको कुछ हल्की फुल्की कम से कम अपना जो स्ट्रीम रहा है, ठीक है ना, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, आप क्लच पिस्टन इन सब के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, अगर आप इग्निशन के बारे में नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आप मेडिकल फील्ड से आप वायरस बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत जाएगा। तो कम से कम ओवरऑल एक सुपरफिशियल नॉलेज होना चाहिए। वो अगर बहुत अंदर घुसने की कोशिश करें तो आपको सीधा सॉरी बोल देना चाहिए कि सर बहुत समय से मैं अपने फील्ड से छूट करके मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, गहन अध्ययन मतलब विशेष अध्ययन नहीं करते। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर मान लीजिए आपने 16, 17, 18 में किया है और पिछले 4 साल से अगर आप इधर तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उन चीजों को भूल सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां की चीजें जो यहाँ पर आप एज ए जीएस जो सुपरफिशियल पढ़ते हैं, वो आपसे जरूर बनना है। अगर वो आपसे नहीं बन रहा है तो ये नेगेटिव। मेरी बात समझे? तो इस तरीके से एकेडमिक्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद 12वां कॉलम है कि यदि आप अर्धशासकीय या शासकीय कर्मचारी हैं, अगर कोई पहले से किसी जॉब में है, तो आप ये मान करके चलिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी उस जॉब से रिलेटेड ही बनेगा। ठीक, या अगर आपने कोई जॉब में थे आप और आपने उस जॉब को क्विट किया है, तो भी उससे पूरा क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसमें एक तो डाक पता मैंने बताया भी था आपको, स्थायी पता से पूरा वही जिस जिले से आप हैं वहां का पूरा आपको डिटेल पता होना चाहिए, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब वहां की पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें जैसे कोई एनसीसी वाला होगा तो एनसीसी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि एनसीसी के कितने कोर होते हैं।
तो एनसीसी के 3 कोर होंगे, जैसे आर्मी है, एयर विंग होता है और एक आपका नेवल विंग होता है उसका। अगर आपने मान लीजिए सपोज कीजिए आपने आर्मी विंग से किया है, तो कौन सी बटालियन से किया है? तो आर्मी विंग से किया है। तो एनसीसी आर्मी विंग की स्थापना कब हुई? 1948 में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनसीसी आर्मी विंग से किया है। तो आर्मी विंग मतलब जैसे अगर बिलासपुर से क्या बोल रहे, तो आपकी बटालियन का नाम क्या था? ठीक है, थोड़ा बहुत हथियार के बारे में भी जानकारी वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, और इसके बाद आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी देना चाहते हैं जो आपके चयन में सहायक हो। कुल मिलाकर के इसमें हम हमारी हॉबी वगैरह को लिखते हैं, तो अपनी हॉबी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है ना, हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका बायोडेटा है, और बायोडेटा से ही ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका बायोडेटा अगर स्ट्रांग है, बायोडेटा से अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूट रहा है, तो फिर आप मान करके चलिए कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी। ठीक, अगर आपसे बाकी चीजें बन रही लेकिन बायोडेटा छूट जा रहा है, तो गड़बड़। मेरी बात समझे? अब इसके बाद जो 20% चीजें आती हैं साक्षात्कार में, 20% चीजें, तो वो 20% चीजें होती हैं आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब समसामयिक घटना। मेरी बात समझ? और जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में नोइंग द फैक्ट इज नॉट इनफ। केवल तथ्यों को जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन तथ्यों का विश्लेषण करना और विश्लेषण के बाद आपकी एक राय होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? जैसे मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स आपको लिख पढ़ेंगे, अपन डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। जैसे अभी आप देखे होंगे कि भारत में जो आपका जो मेजर लॉ है, 3 कानूनों को मेजर लॉ कहा जाता है या मेजर एक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। मेजर एक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक, मेजर एक्ट्स आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, है ना, इसमें जो चेंजेस हुए वो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये रिसेंट चेंज है। अगर आप डीएसपी बनते हो तो आपको डील करना, अगर आप डीसी बनते हैं आपको डील करना इनके साथ, अगर आप तहसीलदार बनते हैं आपको डील करना इनके साथ। ठीक है, तो यहां पर मेजर एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं, इसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। और वो भी चेंजेस कौन कौन से, जो आईपीसी में हुआ, जो सीआरपीसी में हुआ है, ठीक है ना, ये, और जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में जो चेंजेस हुआ इनको। जैसे आईपीसी का नाम बदल करके आपका भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, है ना, ये इसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। पहले ये इंडियन पीनल कोड था, भारतीय दंड संहिता, अब ये क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता। तो एक तो प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदल करके क्या किया गया, न्याय संहिता। दूसरा आपसे प्रश्न पूछता है कि भाई आखिर दंड की जगह न्याय कर देने से क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसको न्याय संहिता क्यों कहा गया। मैं पढ़ाऊंगा आपको इसको डिटेल में, तो आप समझ पाएंगे कि दंड देना, आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड, ये अपराध को परिभाषित करता था और अपराध की सजा बताता था। सपोज करें कि अगर हम ये कहते हैं कि गंभीर चोट, है ना, ग्रीवियस हर्ट जिसको बोलते हैं, 320 आईपीसी में है, 320। तो गंभीर चोट क्या है, तो आईपीसी का सेक्शन 320 बताता था कि गंभीर चोट का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार चोट पहुंचाए जिससे उसका शरीर का कोई अंग भंग हो जाए, जैसे मार दिया, दांत टूट गया, गरीब मतलब गंभीर चोट है, मार दिया, हाथ पैर टूट गया, सर फूट गया, ये सब गंभीर चोट है, ग्रीवियस हर्ट। अब ये कहता है कि अगर किसी ने किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है तो सेक्शन 320 कहता है कि उसको सजा मिलेगी, और सजा जो है 5 साल की होगी और जुर्माना लगाएगा मजिस्ट्रेट जो। इतना कह दिया, ये दंड हुआ। लेकिन न्याय क्या हुआ, समयबद्ध, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता। तो जो नया परिवर्तन किया गया है उसमें न्याय की मियाद क्या होगी, किसी की सुनवाई की या न्यायालय द्वारा जो विचारण किया जाएगा उसकी मियाद क्या होगी, टर्म को फिक्स कर दिया गया कि इतने समय सीमा में सुनवाई हो जाएगी, है ना।
और जब समयबद्ध रूप से किसी को सजा मिलेगा, अपराधी को सजा मिलेगा, तो न्याय है ना, इसलिए इसको पीनल की जगह पर न्याय करते हैं। पढ़ेंगे पर इस पर ओपिनियन क्रिएट करेंगे, बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा मैं इसको। सीआरपीसी का नाम बीएनएसएस है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, और इसको आपका भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता। मेरी बात समझ रहे हैं? किन टॉपिक पर फोकस करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे एक मेजर लॉ, अभी क्योंकि बहुत कम समय है इसलिए बहुत ज्यादा चीजों पर हमको हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, अभी मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, और बहुत चर्चा में रहा। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कौन लाता है, क्यों लाया जाता है, और इसके ऊपर ओपिनियन। भाई जैसे आप सब जानते होंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा ऑपोजिशन गवर्नमेंट को डिमोलिश करने के लिए आती है, सरकार को गिराने के लिए, उसके बहुमत की जांच करने के लिए। तो इस बार तो पता था भाई, ऑलरेडी पता था ना कि 538 है टोटल, 543 में 5 वैकेंसी, 538 है, 50% +1 यानी 270 होना चाहिए था। अकेले बीजेपी के पास 301 है, एनडीए को मिला दो 331 है, यानी बहुमत तो था ही, फिर भी लाया गया। तो क्यों लाया गया, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि वो तो कोई ही बता सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्यों लाया जाता है। लेकिन विपक्ष ये जानते हुए कि सरकार को नहीं गिरा सकती, उसके बावजूद भी लाती है। तो क्यों, तो इस पर आपका ओपिनियन होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव न केवल सरकार के बहुमत परीक्षण का माध्यम है, बल्कि ये विपक्ष को अपने प्रतीकात्मक विरोध को प्रदर्शित करने और सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचना करने का, सदन में आलोचना करने का मौका भी देता। समझे मेरी बात को? तो ये इस तरीके से बन पड़ेगा। तो ये अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा, आप देखें कि अभी चुनाव होने वाले हैं, ठीक। तो जो चुनाव होने वाले हैं, खासतौर पर विधानसभा के चुनाव, अपने छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है, और ऑलमोस्ट आप मान करके चलें कि आप लोगों का इंटरव्यू कंप्लीट होगा सितंबर के आसपास, मतलब 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता भी लग सकती है। तो विधानसभा के जो चुनाव है, ठीक, ये किन किन राज्यों में है, उन राज्य की विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, ठीक है ना, कौन कौन सी राज्यसभा सीटें हैं, कौन कौन, मतलब कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। विधानसभा चुनाव जब आप कवर कर रहे हैं तो इसमें चुनाव आयोग को आपको पढ़ना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जब आप चुनाव आयोग को पढ़ रहे हैं तो वहीं पर आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, समझ आए। तो ये चीजें जो है आपका जुड़ेंगी अभी हाल फिलहाल में। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखो, इसके अलावा एक बहुत चर्चित जो मुद्दा रहा है अभी हाल फिलहाल में, वो रहा है आपका सबसे महत्वपूर्ण। अगर हम देखेंगे तो अभी आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक। तो कई लोग कंफ्यूज है कि स्वतंत्रता दिवस कौन से नंबर का है, 76वां है कि 77वां है, ठीक है ना, 77वां है, क्योंकि 47 में भी तो हमने मनाया था, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता दिवस में जो भी कोई प्रमुख घोषणा की गई होगी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ राज्य के में जो घोषणा की गई है ना, स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा, है ना, मतलब प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा किया, ठीक, मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा किया, है ना, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो मत्स्यन है, फिशरीज, उसको कृषि का दर्जा दे दिया, एग्रीकल्चर, समझे, ये पता होना चाहिए। तो आप में से एक प्रश्न यहां पर यह बनता है, जैसे बहुत सारे लोग कॉमन जो उतना नहीं सोच पाते, वो सोचेंगे अरे यार मत्स्यन तो वैसे भी पहले भी आता ही था उसमें। तो याद रखिए, मत्स्यन पहले प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था, प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर आते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो कृषि के साथ संबद्ध में मत्स्यन, वानिकी, लट्ठ उत्पादन, लॉगिंग वगैरह ये सब चीजें थी। अभी क्या कह दिया कि मत्स्यन भी क्या होगी, कृषि होगी।
तो इससे फायदे क्या होंगे सोचो। वो सब छोड़ो, राज्य सरकार को क्या फायदा है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और आप देख रहे हो कि कृषि का जीएसडीपी में या जीडीपी में योगदान कम हो रहा है। अगर फिशरीज को आप जोड़ दोगे तो अब तो एग्रीकल्चर का ही योगदान माना जाएगा ना, तो इससे जीएसडीपी बढ़ी हुई दिखाई देगी। जीएसडीपी बढ़ी हुई दिखाई देना मतलब जो राज्य की आय है वो बढ़ी हुई दिखाई देगी। इससे राज्य की साख बढ़ेगी, जिससे राज्य जो है आपका केंद्र सरकार से और बाहर से निवेश को आकर्षित कर सकता है। समझ पाए मेरी बात को? तो ये इस तरीके से चीजें इसमें मतलब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भी घोषणाएं की गई उसके बारे में एक चीज देखें बेटा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से तो हमारा नक्सलवाद तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। नक्सलिज्म, नक्सल को लेकर के हमारा जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जैसे 2023 को हमने मिलेट वर्ष घोषित किया, ठीक है ना, तो मिलेट को लेकर के या मिलेट मिशन को लेकर के, इंटरनेशनल मिलेट ईयर को लेकर के भी हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। मतलब इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक, इसके बाद देखिए बहुत चर्चित रहा चंद्रयान। ठीक, चंद्रयान 3, ठीक, जो हमारा चंद्रयान 3 हमने जो भेजा है। तो जब आप चंद्रयान पढ़ेंगे तो चंद्रयान 1 से शुरू कीजिए, है ना, 1 से शुरू करेंगे। तो 1 से शुरू करेंगे तो 22 अक्टूबर 2008 से लेकर के आपका अभी 14 जुलाई 2023, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 की डायरेक्टर कौन? जैसे टेसी थॉमस अपन पढ़ते हैं। चंद्रयान 2, ठीक, चंद्रयान 2 के सिवन उनके समय मतलब जो इसरो के अध्यक्ष रहे। चंद्रयान 3 के समय में जो सोमनाथ है ना, ये तमाम चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। चंद्रयान 1 में क्या कमी रहेगी, चंद्रयान 2 में क्या कमी रहेगी, कहां पर वो असफल हुआ, चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से क्या अलग चीजें है ना। जब ये पढ़ रहे हैं आप तो चंद्रयान के साथ साथ आपको थोड़ा सा इसरो के बारे में भी पढ़ना होगा, है ना, इसरो के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसरो जो है आपका वो सबसे सस्ता अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने वाला मतलब विश्व की अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है, सबसे सस्ता। जो हमने अभी चंद्रयान 3 भेजा है उसमें 649 करोड़ रुपए का खर्च आया, जबकि आदि पुरुष पिक्चर को बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च आया, है ना, मतलब इतने कम खर्च में हमने भेज दिया। जब आप चंद्रयान 3 पढ़ेंगे तो उसमें यह जरूर याद रखना है कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तुलना में क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है, तो याद पढ़ेंगे आप, पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो लैंडर और रोवर तो है, ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर जो है अभी आपका चंद्रयान 2 वाला ही काम कर रहा है फंक्शनिंग में। ठीक, चंद्रमा के हम साउथ पोल पर भेज रहे हैं, तो साउथ पोल पर ही क्यों भेज रहे हैं, नॉर्थ पोल पर क्यों नहीं भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजों को अपने को याद करके रखना बहुत जरूरी है। समझे मेरी बात को? क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों पर फोकस करना है। इसके अलावा एक चीज थोड़ा सा, जैसे क्योंकि आपको अधिकारी बनना है इसलिए थोड़ा सा प्रशासनिक संरचना जानना जरूरी है, और राज्य की प्रशासनिक संरचना आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है स्टेट का जानना बहुत जरूरी है। जैसे वैसे तो आप जानते ही हैं, तो राज्य में अगर देखेंगे तो राज्य जो है आपका एक बढ़ता है आपका संभाग में, है ना, संभाग के बाद बढ़ता है आपका जिला में, जिला के बाद बढ़ता है आपका अनुविभाग में, ठीक है, अनुविभाग के बाद बढ़ता है आपका तहसील में, तहसील के बाद से आपका आरआई सर्कल होता है, और आरआई सर्कल के बाद से आपका पटवारी हल्का होता है। ऐसी होता है ना ये जो विभाजन है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, और खास तौर पर रेवेन्यू डिवीजन। और जैसे आपका तहसील होता है वैसे ही आपका विकास खंड भी होता है, ब्लॉक जिसको बोलते हैं, होता है ना, ये जानते हो कि नहीं जानते, ठीक है। तो संभाग, जिला, अनुविभाग, तहसील, आरआई सर्कल, पटवारी हल्का और ये विकास खंड। संभाग, जिला, अनुविभाग, तहसील, आरआई सर्कल, पटवारी हल्का,
ये सब राज्य सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार बनाती है। विकास खंड जो होता है ये केंद्र सरकार का होता है, इसको याद रखना। इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। विकास खंड हमेशा केंद्र सरकार बनाती है, जो ब्लॉक्स होते हैं। तो थोड़ा सा अपने को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे यहीं पर और ये भी पता होना चाहिए, जैसे संभाग में आप जा रहे हैं तो संभाग में प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? प्रशासनिक संभागायुक्त होगा, है ना, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर जिसको बोलते हैं। जिले में कौन होगा? आपका कलेक्टर। अनुभाग में कौन होगा? नहीं, अनुभाग में हर विभाग का अलग अलग होगा। जैसे राजस्व विभाग ले लेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो ये होगा आपका एसडीओ आर, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू, उपखंड अधिकारी राजस्व। यही अगर आप पुलिस में ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एसडीओ पी, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, है ना, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कहलाएगा। यही एसडीओ जो है आपका, आगे की बात है, अगर ऐसे प्रश्न आए तो जैसे आप बतौर डिप्टी कलेक्टर जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप जनरल मतलब सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत है। मान लीजिए आपका राजस्व विभाग में आपको दिया जाता है और आपको अनुविभाग का अधिकारी बना दिया जाता है, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आप एसडीओ आर कहलाएंगे। जब अनुभाग का अधिकारी, अनुविभाग में जब कोई अधिकारी बैठता है एज अ डिप्टी कलेक्टर, आप अगर पोस्टिंग होती है आपकी, तो वहां पर आपको दो चीजों को डील करना पड़ेगा। एक, जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले जो आएंगे उस डिस्प्यूट्स को भी आपको रिड्रेस करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला अगर आएगा उसको भी आपको रिड्रेस करना पड़ेगा। तो जब आपके पास जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला आएगा तो आप उस समय छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत जमीन विवाद का निपटारा करेंगे, जिसको हम सीजीएलआरसी बोलते हैं। जब आप जमीन विवाद का निपटारा करेंगे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत, तब आप कहलाएंगे उपखंड अधिकारी राजस्व। लेकिन जब आप लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेंगे, कानून व्यवस्था को देखेंगे, तब आप कहलाएंगे एसडीएम, है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सही बात। तो एक ही व्यक्ति होता है, वो एसडीएम और एसडीओ आर एक ही होता है। एसडीओ आर वो तब है जब वो जमीन विवाद का निपटारा कर रहा है, और वो एसडीएम तब है जब वो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कर रहा है। जैसे कोविड के समय पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर जो एसडीओ मतलब सब डिवीजन में पोस्टेड थे, उन्होंने जमीन विवाद का तो निपटारा करेंगे तो उस समय एसडीओ आर होते हैं। लेकिन वो जब कोरोना के समय कर्फ्यू लग रहा था, जब भीड़ को तितर बितर करना था, तो पुलिस के साथ वो अधिकारी मौजूद रहते थे, उनको उस समय एसडीएम कहा जाता था। एसडीएम ज्यादा प्रचलित शब्द है। वही एसडीएम जब शहर में पोस्टिंग, जिला मुख्यालय में पोस्टिंग हो जाता है, वही डिप्टी कलेक्टर जब जिला मुख्यालय में उसी एसडीएम के प्रभार में आता है तो फिर वहां ऊपर उसको सिटी मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक ही चीज है, बस उसके कार्यशैली क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समझे मेरी बात को? ठीक। इसके अलावा देखें, जैसे कुछ कुछ और चीजों को देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ चीजें जैसे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजों को थोड़ा सा आप जरूर देख लें। जैसे इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे पहली बात, जीडीपी का आकार क्या है ना, जीडीपी रिलेटेड सारे डेटा एक एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे जीडीपी कितना है, मतलब भारत का आकार, साइज, है ना, सही बात। ट्रिलियन में कितना है हमारे जीडीपी का साइज, मतलब रैंक, मतलब पहले तो साइज देख लिया अपन, दूसरा ग्रोथ रेट देख लिया, विकास दर कितना है, ठीक, तीसरा रैंक देख लिया अपन, रैंक कि विश्व में हम कौन से, जैसे हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, ये देख लिए। एक इसके बाद में अभी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जो S&P है, उस S&P ने ये कहा कि इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड बाय 2031। 2031 तक भारत विश्व की तीसरी, जबकि हमने क्या लक्ष्य रखा है कि हम विश्व की 5वीं मतलब विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, हमारा लक्ष्य है। जबकि वो संस्थान क्या कह रहा है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था है। यानी थोड़ा सा रेटिंग एजेंसी के बारे में पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो रेटिंग एजेंसीज के बारे में थोड़ा सा अपने को जानकारी हासिल कर लेना है कि रेटिंग एजेंसीज क्या क्या होती है, ठीक। तो एक जीडीपी हो गया, दूसरा पर कैपिटा इनकम। अच्छा, जब जीडीपी पढ़ रहे तो थोड़ा जीएसडीपी भी पढ़ लीजिए, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट का जीडीपी जीएसडीपी कितना है, क्या है, और
इसमें इन सब के साथ साथ जो शेयर है, एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, इंडस्ट्री का शेयर कितना है ना, सर्विस सेक्टर का शेयर कितना है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, जीडीपी और जीएसडीपी दोनों में। एक पर कैपिटा इनकम को भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूछा जाता है पर कैपिटा इनकम को, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, भारत का कितना प्रति व्यक्ति आय है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रति व्यक्ति आय है, वार्षिक और महीना दोनों के हिसाब पर थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स रिलेटेड। इसके बाद थोड़ा सा बैंक रिलेटेड चीजों को जरूर आप देख लें, जैसे आरबीआई के प्रमुख कौन है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देख लें। मॉनेटरी पॉलिसी में खासतौर बैंक रेट, रेपो रेट, है ना, सीआरआर, एसएलआर, ये सब नॉर्मल चीजें जो है, कितना रेट है, क्या होता है, तो सबको पता होगा। थोड़ा सा एक बार इनको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो इकोनॉमी रिलेटेड इन सारी चीजों को, एक थोड़ा सा भारत में गरीबी, ठीक, और बेरोजगारी। जैसे अपन बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो बेरोजगारी लगभग शून्य हो गया है। ठीक है, बेरोजगारी है ही नहीं, मतलब आप सब की नौकरी लग चुकी है। ठीक है, तो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के दर वगैरह थोड़ा सा अपने को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझे। अब इसके बाद से थोड़ा सा इसमें संविधान को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा सा नागरिकता वाले पार्ट को आप पढ़ लें, सिटीजनशिप। ठीक, सिटीजनशिप को आप पढ़ लेना। क्या है, सीमा आई है सचिन के पास, ठीक है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाता है वहां से। ठीक है, जैसे नागरिकता को लेकर के हमारे देश में क्या कानून है, नागरिकता किसे दी जा सकती है, नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक प्रश्न है ये सब, है ना। और ये कहा जा रहा है कि जैसे वो जो सीमा हैदर आई तो अनलॉफुली आई है, मतलब लीगल नहीं है उसका आना। तो लीगल क्या होता है, कोई व्यक्ति भारत में कैसे प्रवेश कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अपने को नागरिकता को समझना पड़ेगा, है ना। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 को पढ़ना पड़ेगा, इसको याद रखना। ठीक है, पीएससी की परीक्षा दे जा रहे हो तो कम से कम मौलिक अधिकार तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, पता है कितने हैं, सच्ची कि साथ है, वाह गजब। एक थोड़ा सा डीपीएसपी, है ना, और मौलिक कर्तव्य आप याद रख लेना, मतलब मौलिक कर्तव्य कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, गजब। नहीं, केसेस वेसेस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, नोट कर रहे हो ना, अब देखो भाई, इसके बाद यही पॉलिटी रिलेटेड ही है, एक आपको आरक्षण के बारे में पता होगा, रिजर्वेशन। और आरक्षण जो है, इसमें आपको वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, ये सब भी पता हो। ठीक है ना, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण क्या है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। आरक्षण के बाद में एक थोड़ा सा आप तैयार कर लेंगे यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, यूसीसी को भी तैयार करके रखेंगे, समान नागरिक संहिता को, भाई इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समझ में आया। एक थोड़ा सा जो अमृत काल जो चल रहा है हमारा, ठीक है, अमृत काल क्या है, कब से शुरू हुआ, और जब आप अमृत काल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ जो 2022 में हमने मनाया, 47 में स्वतंत्र हुए, 75 साल हो गए स्वतंत्र होने के, और से लेकर 100वें साल तक के बीच का जो समय है उसको भारत के लिए अमृत काल घोषित किया गया है, यानी ये समय हो जाएगा 2047। ठीक है, अब जब ये पढ़ोगे तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि अमृत काल भाई 75 वर्ष में हुए, तो 75 वर्ष को हम डायमंड जुबली बोलते हैं। ठीक है, 50 वर्ष को हम गोल्डन जुबली बोलते हैं, 25 वर्ष को हम सिल्वर जुबली बोलते हैं, और 100 को प्लैटिनम जुबली बोलते हैं। ये चीजें, तो ये आपका अमृत काल, इतनी सारी चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। और अगर आप इतनी सारी चीजों को पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट डन है, उसके बाद आपको कुछ भी इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा बहुत मतलब जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रमुख योजनाएं है ना, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स वो थोड़ा बहुत आना चाहिए। और मेरे ख्याल से भी आप पेपर 7 पढ़े हो, सब पढ़े भी हो छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रमुख योजनाएं है ना, और हाल फिलहाल में घोषित की गई योजनाओं को ज्यादा पढ़ना चाहिए। पूरा का पूरा संबल उठा करके और पूरा वैसे पढ़ने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाल फिलहाल की जो योजनाएं हैं, ठीक है ना, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया है उसको आपको पढ़ना है, समझ में आया?